साहित्य चैप्टर पाठ 2 सोनपुर। प्रस्तुत अध्याय में विश्व विख्यात पशु मेला सोनपुर का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें सोनपुर के पशु मेले की व्यवस्था तथा परंपरा को बताया गया है। सोनपुर नामक जगह पर एक पशुओं का मेला लगता है, मतलब जो भी पशु खरीदने वरीदने होते हैं तो वहाँ से खरीद सकते हैं। जानते हैं इसको, देखते हैं। साल में एक बार लगने वाले सोनपुर के विश्व के विख्यात पशु मेले के मैदानों के ऊपर धूल की धुंध छाई हुई है। धूल की धुंध इसलिए छाई हुई है कि वहाँ पर बहुत सारे जानवर आए हुए हैं, बहुत सारे पशु आए हुए हैं। उसे चीर कर निगाह पकड़ लेती हैं विविध दृश्य। नदी के घाट पर बंधी नावें, वो जो धूल है उस धूल में से बिल्कुल ऐसे निगाह से देखा जाए तो हमें क्या क्या दिखाई देता है? नाव, ढीले ढीले कपड़ों में माथों पर भभूत लगाए साधु भी रहते हैं वहाँ पर। भभूत मतलब राक्षसी जो लगाते हैं। गाय बैलों पर खरहरा फेरते हुए चंचल लड़के। खरहरा होता है एक ऐसे लोहे का होता है, उसमें ऐसे जैसे खुजली लग रही हो ना, उसको इस तरह से करते रहते हैं जिससे उनके ऊपर धूल वूल या जो रुआ सा आ जाता है वो हट जाता है। उसको चमकाते रहते हैं। जैसे दुकानदार होता है ना, अपनी चीज़ को, सब्जी को, किसी को ऐसे झाड़ के फिर कहता है लो जी देखिए, तो ऐसे वो अपने इनको जो गाय बैल हैं इनको इनके ऊपर खरारा फेरते रहते हैं, चलाते रहते हैं। सौदे से पटी दुकानें और पटरियाँ, प्रफुल्ल मन से चक्कर काटने वाली भीड़ और खुशी खुशी वहाँ पे जो भीड़ है वो चक्कर काटती रहती है। जैसे मार्केट में घूमते ही है, मेले में इधर से उधर जो एक चीज़, एक सेम दुकानें हैं, मतलब सेम चीज़ों की बहुत सारी दुकानें हैं, तो मन में ये होता ही है कन्फ्यूजन कि यहाँ से लें, चलो यहाँ भी रेट पूछ लें। तो इस तरह से ये चलता रहता है वहाँ पर। गंगा और गंगा के संगम पर डुबकी लगा अपने पाप धो डालने के लिए दूर दूर से आए ग्रामवासी, जो प्राय नवंबर में पड़ने वाली कार्तिक पूर्णिमा के दिन से यहाँ इकट्ठे होने लगते हैं। कार्तिक महीने में जब ये दिवाली वगैरह सारे त्यौहार आते हैं, इसके बाद पूर्णिमा आती है, उसके बाद ये त्योहारों की जो श्रृंखला है ख़त्म हो जाती है, तो वो कार्तिक के महीने में आती है। तो उस पूर्णिमा पे गंगा स्नान होता है, तो उसके बाद से ही लोग यहाँ इकट्ठे होने लगते हैं इस सोनपुर के मेले में। भगवान विष्णु और शिव की संयुक्त अभ्यर्थना में हरिहर प्रार्थना में भगवान विष्णु और शिव दोनों की प्रार्थना एक साथ कर रहे हैं। हरिहर हरिहर ऐसे करते रहते हैं साधु वगैरह के बोल वातावरण से गूंज उठते हैं। सोनपुर के इस सोन जैसे स्थल पर किसी समय एक दूसरे के विरोधी वैष्णव और शैव संप्रदाय की मैत्री स्थापित हुई थी। ये जो जगह है जहाँ ये मेला लगाया जाता है, इसमें किसी समय में दो समुदाय थे, वो एक दूसरे के विरोधी थे। कौन कौन से समुदाय? वैष्णव और शैव। उनकी संधि हुई थी, यहाँ पर मैत्री हुई थी। उसी की स्मृति में मेला लगता है। पौराणिक कथा है कि भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार यज्ञ की दक्षिणा बंटवारे को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। भगवान विष्णु जो थे, ये तो सब कथाएं लिखी हुई है हमारे, हमने कथाएं पढ़ी हैं, हमने तो किसी ने भी देखा नहीं है कि भाई हाँ सचमुच में भगवान विष्णुदेव उनका दरबार था। जो भी सब कथाओं में लिखा है, पौराणिक कथाओं में जिन्होंने भी ये ग्रंथ लिखे हैं, हम तो वही पढ़कर आगे बातें करते हैं उसी विषय में। तो ऐसा कहा जाता है उन्हीं एक कथा में कि भाई ये जो भगवान विष्णु थे, इनके दो द्वारपाल थे जो गेट पर रहते हैं। एक का नाम था जय विजय। अब उन्हें किसी ने दक्षिणा दी, तो उसमें दक्षिणा में जो पैसे मिले उसमें उनकी लड़ाई हो गई, मैं इतने लूँगा, मैं इतने लूँगा। क्रोध में आकर बड़े भाई जय ने विजय को श्राप दे दिया, जा अगले जन्म में नीच ग्रह घड़ियाल बनकर नदी में रह। बदले में बड़े भाई को श्राप दे दिया कि तू अगले जन्म में एक दम्भी हाथी बनेगा। क्या है कि बड़े भाई, छोटे भाई ने को तो शराप ये दिया बड़े ने छोटे को, तो अगले जन्म में घड़ियाल बनेगा जो कि नदी में रहते हैं। और उसने कहा कि तू हाथी बनेगा, दम्भी हाथी मतलब घमंडी हाथी बिल्कुल। क्रोध शांत होने पर दोनों ने महसूस किया कि हाय हमने गुस्से में क्या कर डाला। पछताते हुए दोनों भगवान विष्णु की शरण में गए दोनों भाई, किंतु वे भी शराब की दैव्य शक्ति के आगे विवश थे। अब उन्होंने शराब दे रखा था। पहले ज़माने में क्या होता था कि शराब से इतनी आसान नहीं था मुक्त होना, तो भगवान जी भी उस चीज़ के आगे नतमस्तक हो गए, अब मैं क्या करूँ, तो शराब तो मैं भी मानता हूँ इन चीज़ों को। तो अगले जन्म में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गज हाथी के रूप में साधु पुरुष जय गंडक नदी में स्नान करने के लिए गया। अगले जन्म में, जैसे कि उसने कहा था कि तू हाथी बनेगा, अगले जन्म में हाथी बन गया और नदी में स्नान करने गया। वहाँ दुष्ट विजय ग्राह के रूप में घात लगाए बैठा था। अब जो दूसरा भाई था जो घड़ियाल बन गया था, वो बैठा था वहाँ पर। उसने गज का पाँव दांतों में दबा लिया, जैसे हाथी ने पैर जमीन में किया तो उसको पकड़ लिया।
पीड़ा से विवल होकर गज ने विष्णु से गुहार लगाई, बचाओ बचाओ। अब ये परेशान हो गया। इन्हें भगवान विष्णु से कहा, हाथी ने, भगवान जी मुझे बचाओ। अपने भक्त की रक्षा के लिए विष्णु ने चक्र को भेजा। चक्र ने ग्राह को काट डाला। जो उन्होंने चक्र भेजा, रक्षक चक्र, उससे वो जो ग्राह था, घड़ियाल, उसको काट दिया और भक्तराज गज को मुक्ति मिली। इससे उसको मुक्ति मिल गई। सद और असद के संघर्ष वाले गज ग्राह के रूप में इस पौराणिक आख्यान की याद में लोग सोनपुर के कोनहरा नाम से सार्थक घाट पर स्नान करते हैं। जिस घाट पर यह घटना हुई उस घाट में सोनपरा जो घाट जगह है, सोनपुर में जो एक घाट है ये, के कोनहरा, इस जगह पर स्नान करते हैं। आजकल मेले का आकर्षक मवेशियों की खरीद फरोख्त है। जो आज मेला है इसमें मवेशियों की खरीद फरोख्त है, मतलब बेच रहे हैं, जिसको बेचना है वो बेचेगा, जिसको नया खरीदना है वो खरीदेगा। हाथी, ऊंट, गाय, भैंस, घोड़े, खच्चर, बकरे, भेड़ जैसे पालतू पशु पक्षियों का बाजार यहाँ खूब जमता है। मेले में प्रदर्शित पशुओं को की उम्र, सेहत, दूध की मात्रा, नस्ल के आधार पर आंका जाता है। जो पशु हैं उनकी उम्र, ज़्यादा बुढ़ा होगा तो भी नहीं कोई लेना पसंद करेगा। अब जैसे गाय, भैंस है, इन चीज़ों के दूध के आधार पर देखते हैं कि कितने किलो दूध देती है, तो इन चीज़ों के आधार पर उनको नापा जाता है। और सेहत भी, कि बिल्कुल मरियल सा तो नहीं है पशु, इन चीज़ों के आधार पर उनको आंका जाता है। उत्सव के अनुरूप सजाए गए असंख्य पशुओं के बाड़े इस पशु मेले को बड़ा भव्य बना देते हैं। अनुमान है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। इसको सजाते हैं, खूब डेकोरेशन करते हैं, हर मेले में ये होता ही है। अब जैसे नौचंदी मेला लगना स्टार्ट हो जाएगा तो डेकोरेशन वगैरह साज सज्जा चल रही है, तो इसलिए इसको भी बड़ा सुंदर से सजाते हैं और ये माना जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है ये। कार्तिक के महीने में ही धान की फसल कटती है। राज्य का सबसे उपजाऊ इलाका उत्तरी बिहार ही है। इस दृष्टि से इस अवसर का विशेष महत्व है। कार्तिक के महीने में गेहूं की फसल कटती है और सबसे उपजाऊ जगह बिहार है, उत्तरी बिहार, तो इसलिए भी इसका महत्व है। चाहे अनाज हो या चाहे सिले सिलाए कपड़े, इस मेले में इनकी भी खूब बिक्री होती है। विभिन्न प्रकार के सौदों की एक असाधारण निकासी होती है। यह भी मेले का एक उद्देश्य है। मतलब कपड़े वगैरह भी मिलते हैं और निकासी का मतलब निकलते हैं कि भाई बहुत सारे लोग खरीदते हैं। खेती के औजार, मिट्टी के बर्तन, हथियार, फर्नीचर, इत्र, फुलेल, तड़क भड़क वाली सस्ती चीज़ें, लघु उद्योगों से बनी लकड़ी, तांबे, पीतल, स्टील के बर्तन, खिलौने, सब कुछ मिलता है इस बाजार में। एक पखवाड़े तक चलने वाले इस मेले में हर दिन सैकड़ों तरह की खरीद फरोख्त होती है। एक पखवाड़े मतलब 15 दिन तक यह मेला चलता है और हर दिन सैकड़ों तरह की खरीद फरोख्त होती है, खरीदना और बेचना। सोनपुर का मेला मूल रूप से एक देहाती शो पर जरूरत है, इसलिए यहाँ ग्रामवासियों के मनोरंजन के लिए हर शाम नौटंकी का आयोजन होता है। ज़्यादातर यहाँ पर ग्रामीण लोग आते हैं, तो इसलिए उनके मनोरंजन के लिए अब वो जो गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ये नौटंकी जैसे नाटक होते हैं ना, उनको देखते हैं। नौटंकी का भी आयोजन होता है। नौटंकी उत्तर भारत का एक लोक नृत्य, गाने से भरपूर एक संगीतमय रूपक होता है। गाना और उसमें एक कहानी भी चलती रहती है, उसको कहते हैं नौटंकी। भीड़ बटोरने वाली अन्य चीज़ें, सर्कस, जादू के खेल, भालू, बंदर का नाच, बिक्री के लिए पिंजरे में चहकते पक्षी, भाग्य बताने वाले तोते, तोते से बुलवाते हैं, वो चिट्ठी उठाता है तोता, फिर उस पर कुछ लिखा होता है, वो अच्छा लगता है, लोगों को लगता है कि हाँ भाई सच बोल रहे हैं, मज़ा आता है। तो ये चीज़ें बहुत चलती हैं मेले वगैरह में। तेल मालिश करने वाले, पुराने किस्म के फोटोग्राफर जो तरह तरह के पर्दे टांगे रखते हैं और ग्राहक की इच्छा के अनुसार उसे हवाई जहाज में बैठा दे, कार का मालिक बैठा दे, पर्दे टांगे रखे हैं। ग्राहक को मतलब इस तरह से पिक्चराइजेशन का कमाल होता है कि उनको फील होता है भाई हवाई जहाज में बैठे हैं, तो वो फोटोग्राफर भी वहाँ पर रहते हैं। खाने पीने की चीज़ों की भी दुकान होती है। खोमचे मतलब जैसे चाट वाट वाले, जिनके दाम महंगे नहीं होते, मतलब चीज़ें सस्ती ही होती हैं। यहाँ मछली भी मिलेगी और लिट्टी चोखा एक डिश खाने की चीज़ होती है। दही चूड़ा, लैया चना, ये सब खाने की चीज़ें हैं। पानी के गोलगप्पे तो सब जानते होंगे। गरम जलेबी, पेट भरने के लिए भात तरकारी तो होगी ही, मतलब इन सब चीज़ों से पेट नहीं भर रहा है किसी का, तो जिसका यह है कि भाई दाल रोटी ही खा के अपना काम चलेगा, तो वो भी यहाँ पर चावल वगैरह ये भी सब होंगे। समाप्त होने के एक दिन पहले तक मेला अपनी तेज चाल में चलता ही रहता है। दुकानों का माल खत्म होने को नहीं आता। नौटंकी के बाल कलाकारों के गले की मिठास बरकरार रहती है।
मतलब एक दिन पहले तक भी खूब धड़ल्ले से चलता है। ये नहीं कि अब डाउन होना शुरू हो गया, उस दिन बंद हो जाएगा तब कम हो गया, दुकानों का सामान ख़त्म नहीं था। और इसमें नौटंकी में बाल कलाकार, बच्चे भी कलाकारी अपनी कला दिखाते हैं। भालू वाला डुगडुगी बजाकर भीड़ इकट्ठी करता रहता है, भालू का नृत्य दिखाते हैं। हाथ की सफाई दिखाने वाला जादूगर, और अपने जंबूरे के बल पर कबूतर गायन करता रहता है, या हवा से अंडे निकाला करता है। जो जादूगर होता है वो ये सब जादू दिखाता रहता है कि हवा में से अंडा बना लिया, एक सिक्का है ऐसे करेंगे, देखिए 2 बन गए, सिक्का गायब हो गया। ये सब चीज़ें भी चलती रहती हैं। मेला देखने वालों का दिल इन सब कौतुकों से भरता ही नहीं है। कौतुक मतलब उत्सुकताएं, आश्चर्यजनक बातों से। और जब मेले के वह अंतिम दिन आता है तब शाम होते होते भीड़ गायब हो जाती है। थके हुए दुकानदार और पटरी वाले, दुकानदार और जो ऐसे सामान आगे पटरी पर लगा के बैठे रहते हैं, अपना तामझाम समेटने लगते हैं। खेल तमाशे वाले क्लांत मन से उस अवसाद के बोझ तले जबे नजर आते हैं जो मेले के समापन सबको घेर लेता है। अब जब मेला इतने दिन तक लगा, इतने दिन तक पैसा कमाया, अब उसके ख़त्म होने का नंबर आ गया, तो मन में एक अवसाद आ जाता है, मन में एक परेशानी आ जाती है। कहीं भी 10-15 दिन रह लो, उसके बाद कहीं जाओ तो मन तो उदास होता ही है। तो जल्दी ही उदासी की भावना दूर होने लगती है और उसकी जगह आ जाती है गहरे संतोष, पिछले पखवाड़े की सफलता। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाते हैं। फिर घर पे आके जब हिसाब किताब लगाते हैं तो पिछले 15 दिन में क्या क्या कमाया उसकी सफलता से खुश हो जाते हैं। आखिर हर चीज़ का कभी ना कभी समाप्त तो होनी होती है ही। फिर यह तो मेला है, 1 साल बाद फिर पलट कर आता है। तो इस तरह से वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं, देखते हो इतना पैसा कमा लिया इस बार तो। ये शब्दार्थ है। सही विकल्प पर चिन्ह, राइट का चिन्ह लगाइए। सोनपुर में लगता है पशु मेला। किस भगवान विष्णु के द्वारपाल थे? कौन? जय और विजय। अनुमान के सोनपुर एशिया का। उत्तर भारत का लोक नृत्य नौटंकी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और सही गलत पर निशान लगाइए। लोग गंगा और गंगा नदी के संगम पर डुबकी लगाते हैं, सही है। क्रोध में आकर बड़े भाई विजय ने जय से लड़ना शुरू कर दिया, ये भी ठीक है। सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, ठीक है। नौटंकी गुजरात का लोक नृत्य है, सत्य है। यहाँ पेट भरने के लिए कुछ नहीं मिलता, ये भी सत्य है। सोनपुर में मेला कब लगता है? मेले के किस आकर्षण से लोग यहाँ एकत्र होते हैं? क्या है मतलब जो उनको खींच के लाता है लोगों को? इस मेले से जुड़ी पौराणिक कथा कौन सी है? अभी आपने ऊपर पढ़ी है, वो लिख सकते हैं। यह मेला किसकी स्मृति में लगता है? ये भी चैप्टर में दिया गया था। मेला कौन सी नदियों के संगम पर लगता है? कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, मतलब मिलने का स्थान। हम जो भी वाक्य बोलते हैं उसके 2 भाग होते हैं। हम जो बात कर रहे हैं 2 भाग है, उद्देश्य विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में बात कही जा रही है, विधेय जो बात कही है उसके बारे में। जैसे दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण वन को गए। दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण, इनकी बात गई। कौन गए वन को? दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण। यह हो गया सब्जेक्ट, अपने यदि इंग्लिश के अनुसार देखें। और क्या किया? वन को गए, ये हो गया विधेय। श्री राम की पत्नी सीता पंचवटी में सो रही थी, ये तुम्हें पता है। कौन सो रही थी? श्री राम की पत्नी सीता। तो बाकी हो गया विधेय। रावण के छोटे भाई विभीषण, उद्देश्य बाकी विधेय। तुम्हारा भाई मोहन, उद्देश्य बाकी विधेय। अब ये नीचे छांट के लिखना है, इनको शुद्ध करके लिखना है। प्रत्यय क्या का प्रयोग करने वाले के अर्थ में किया जाता है? जय प्रत्यय का प्रयोग जन्म लेने वाले या उत्पन्न होने वाले के अर्थ में किया जाता है। जैसे लेखक, लेख को करने वाला लेखक। जलज, जय, जल प्लस जय। इसी प्रकार 2 उदाहरण लिखने हैं यहाँ पर। इन शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय अलग करके लिखिए। आर्थिक, उपसर्ग प्रत्यय समाप्ति विशालकाय। उपसर्ग है या प्रत्यय है, जो भी है उसको अलग करके लिखना है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।